कक्षा 12 इतिहास के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे। अध्याय 13 से है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन जैसे विषयों पर प्रत्येक विषयों के विद्यार्थियों को अध्ययन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि इन सब से जुड़े हुए चैप्टरों से प्रायः विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आज हम विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे विस्तार से। फिर से हम बता दें, अध्याय 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे। राष्ट्रवाद के इतिहास में प्रायः एक अकेले व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है। उदाहरण के लिए हम इटली के निर्माण के साथ गैरीबाल्डी को, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के साथ जॉर्ज वाशिंगटन को और वियतनाम को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के संघर्ष से हो ची मिन्ह को जोड़कर देखते हैं। इसी तरह महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्र का पिता माना गया है, क्योंकि गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सर्वाधिक प्रभावशाली और सम्मानित हैं। अतः उन्हें दिया गया उपर्युक्त विशेषण गलत नहीं। हालांकि वाशिंगटन अथवा हो ची मिन्ह की तरह महात्मा गांधी की राजनीतिक जीवन वृत्त उस समाज ने ही संवारा और नियंत्रित किया जिस समाज में वे रहते थे। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही महान क्यों न हो, वह न केवल इतिहास बनाता है बल्कि स्वयं भी इतिहास द्वारा बनाया जाता है। इस अध्याय में 1915 से 1948 के महत्वपूर्ण काल के दौरान भारत में गांधी जी की गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है। यह भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों के साथ उनके संपर्कों और उनके द्वारा प्रेरित नेतृत्व किए गए लोकप्रिय संघर्षों की छानबीन करता है। यह अध्याय विद्यार्थी के समक्ष उन अलग अलग प्रकार के स्रोतों को भी रखता है जिनका इस्तेमाल इतिहासकार एक नेता के जीवन वृत्त, वह जिन सामाजिक आंदोलनों से जुड़ा रहा है, के पुनर्निर्माण में करते हैं। यहाँ पे आप चित्र देख लें। आप यह चित्र मार्च 1930 में नमक यात्रा शुरू करने से पूर्व साबरमती नदी के किनारे अपने आश्रम के निकट समर्थकों से बात करते महात्मा गांधी। देख सकते हैं यह एक समूह। स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता। मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद जनवरी 1915 में अपनी गृह भूमि वापस आए। इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। वहाँ वे एक वकील के रूप में गए थे और बाद में वे इस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के नेता बन गए। जैसा कि इतिहासकार चंद्रन देवनेशन ने टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया। उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय का भारत 1893 में जब वे यहाँ से गए थे तब के समय से अपेक्षाकृत भिन्न था। यद्यपि यह अभी भी एक ब्रिटिश उपनिवेश था, लेकिन अब यह राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक सक्रिय हो गया था। अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थीं। 1905 से 1907 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इसने व्यापक रूप से मध्य वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया था। इस आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, जिनमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के विपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय हैं। ये तीनों लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं। लाल बाल पाल, प्रश्न बनते हैं। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, इन तीनों को यह जोड़
उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता था, क्योंकि तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे। इन नेताओं ने जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, वहीं उदारवादियों का एक समूह था जो एक क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती था। इन उदारवादियों में गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो गांधी जी की ही तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी, जिससे कि वे इस भूमि और इसके लोगों को जान सके। आप देखें, यह तस्वीर है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में महात्मा गांधी, फरवरी 1908। इस तस्वीर को देखें आप, और उन तस्वीरों को भी आप प्रायः देखते हैं जिसमें वे एक वस्त्र में। उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा और मानव प्रेमी थे, जिनके द्वारा दिए गए दान ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया। समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित थे। इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तुलना में गांधी जी अपेक्षाकृत अज्ञात थे। वे यहाँ भारत के अंदर उनकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर आमंत्रित किया गया था। जब गांधी जी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चय ही अत्यंत शानदार है, किंतु उन्होंने वहां धनी व सजे सवरे भद्रजनों की उपस्थिति और लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच की विषमता पर अपनी चिंता प्रकट की। गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रितों से कहा कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इस अलंकरणों से मुक्त न कर लें और इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में न लगा दें। वे कहते गए कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को लेने की अनुमति देते रहेंगे। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। न तो वकील, न डॉक्टर, न ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था, क्योंकि यह भारतीय धन और भारतीय प्रयासों से संभव एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना का द्योतक था। लेकिन गांधी जी ने स्वयं को बधाई देने के सुर मिलाने की अपेक्षा लोगों को उन किसानों और कामगारों की याद दिलाना चुना जो भारतीय जनसंख्या के अधिसंख्य हिस्से का निर्माण करने के बावजूद वहां श्रोताओं में अनुपस्थित थे। एक दृष्टि से फरवरी 1916 में बनारस में गांधी जी का भाषण मात्र वास्तविक तथ्य का ही उद्घाटन। अब इधर देखें आप, ये तस्वीर है कराची, महात्मा गांधी, मार्च 1916। तस्वीर देख लें आप। भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों जैसे विशिष्ट वर्गों द्वारा निर्मित था, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो यह वक्तव्य उनकी मंशा भी जाहिर करता था। यह भारतीय राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतीय लोगों का और अधिक अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने की गांधी जी की स्वयं की इच्छा की प्रथम सार्वजनिक घोषणा थी। उसी वर्ष के अंतिम माह में गांधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का अवसर मिला। दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुई वार्षिक कांग्रेस में बिहार में चंपारण से आए एक किसान ने उन्हें वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया। अब चर्चा कर सकते हैं आप 1915 के पूर्व भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में और जानकारी इकट्ठा कीजिए। पता लगाइए कि क्या महात्मा गांधी की टिप्पणियां न्यायसंगत हैं। असहयोग की शुरुआत और अंत। 1917 का अधिकांश समय महात्मा गांधी को किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आज़ादी दिलाने में बीता।
अगले वर्ष यानी 1918 में गांधी जी गुजरात के अपने गृह राज्य में 2 अभियानों में संलग्न रहे। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद के एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़े की मिलों में काम करने वालों के लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की। इसके बाद उन्होंने खेड़ा में फसल चौपट होने पर राज्य से किसानों का लगान माफ करने की मांग की। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में की गई पहल से गांधी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभरे जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। इसी तरह से सभी स्थानिक संघर्ष थे। इसके बाद 1919 में औपनिवेशिक शासकों से गांधी जी की झोली में एक ऐसा मुद्दा डाल दिया जिससे वे कहीं अधिक विस्तृत आंदोलन खड़ा कर सकते थे। 1914 से 18 के महान युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। अफसर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चला। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ बंद के समर्थन में दुकानों और स्कूलों के बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर सा गया था। पंजाब में विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ, जहां के बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी। अब अपनी सेवा के बदले वे इनाम की अपेक्षा करते, लेकिन इसकी जगह उन्हें रॉलेट एक्ट दिया गया। पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया। स्थानीय कांग्रेस जनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रांत की यह स्थिति धीरे धीरे, और आप देख सकते हैं, धीरे धीरे और तनावपूर्ण हो गई। अप्रैल 1919 में अमृतसर में यह खून खराबे की चरमोत्कर्ष पर ही पहुंच गई जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया। तब जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने गए इस हत्याकांड में 400 से अधिक लोग मारे गए। रॉलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी की एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए। इनकी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग अभियान की मांग कर दी, जो भारतीय उपनिवेशवाद का खात्मा करना चाहते थे। उनसे आग्रह किया गया कि वे स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालय न जाएं, कर न चुकाएं। संक्षेप में सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों के परित्याग का पालन करने को कहा गया। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिए, जो हाल ही में तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व इस्लामवाद के खिलाफ खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहा था। एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी। गांधी जी ने यह आशा की थी कि असहयोग के खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के 2 प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। इन आंदोलन ने निश्चय ही एक लोकप्रिय कार्यवाही के बहाव में उन्मुक्त कर दिया था, और ये चीज़ें औपनिवेशिक भारत में बिल्कुल ही अभूतपूर्व थी। विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चला गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे। इससे 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ। देहात भी असंतोष से आंदोलित हो रहा था। उत्तरी आंध्र के पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानूनों की अवहेलना कर दी। अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाए। कुमायूं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। इन विरोध आंदोलनों को कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व की अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया गया। किसानों, श्रमिकों और अन्य ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की। औपनिवेशिक शासन के साथ असहयोग के लिए उन्होंने ऊपर से प्राप्त निर्देशों पर टिके रहने के बजाय अपने हितों के मेल खाते तरीकों का इस्तेमाल कर कार्रवाई की। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फीसन ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के युग का नाम हो गया। आगे बढ़ें, इसके पहले आप देख रहे हैं खिलाफत आंदोलन क्या था। खिलाफत आंदोलन 1919, 1920 मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। इस आंदोलन की मांगे थी पहले के ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र
स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। जजीरात उल अरब, अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे। खलीफा के पास इतने क्षेत्र हों कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बन सके। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की। यह संक्षिप्त परिचय रहा खिलाफत आंदोलन के संदर्भ। और आगे देखिए आप, असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक, किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्व अनुशासन आवश्यक थे। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। 1957 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान चली गई। हिंसा की इस कार्रवाई से गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी तरह की उत्तेजना को निहत्थे और एक तरह से भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों की घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। आगे हम बढ़े, तब तक इस चित्र को देख लें। असहयोग आंदोलन 1922। विदेशी वस्त्रों को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि उन्हें आग में जलाया जा सके। देखिए आप, विदेशी वस्त्र के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन। अब आगे देखें, असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया था। स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस CN ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाते हुए एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। जज ने टिप्पणी की कि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा, आप उनसे भिन्न श्रेणी के हैं। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं, वे भी आपको उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। चूँकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी, अतः उस न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्षों की जेल की सजा सुनाया जाना आवश्यक था। लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने कहा कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ, तो इससे मुझसे ज़्यादा कोई प्रसन्न नहीं होगा। जननेता 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण में किए गए वायदों को उन्होंने पूरा किया। अब यह व्यवसायियों व बुद्धिजीवियों का आंदोलन नहीं रह गया था। अब हजारों की संख्या में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। इनमें से कई गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए उन्हें अपना महात्मा कहने लगे। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि गांधी जी उनकी ही तरह के वस्त्र पहनते थे, उनकी ही तरह रहते थे, उनकी भाषा में बोलते थे। अन्य नेताओं की तरह वे सामान्य जनसमूह से अलग नहीं खड़े होते थे, बल्कि वे उनमें सहानुभूति रखते, उनसे घनिष्ठ संबंध भी स्थापित कर लेते थे। सामान्य जन के साथ इस तरह की पहचान उनके वस्त्रों में विशेष रूप से परिलक्षित होती थी। जहाँ एक अन्य राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली के सूट अथवा भारतीय बंद गला जैसे औपचारिक वस्त्र पहनते थे, वहीं गांधी जी लोगों के बीच एक साधारण धोती में जाते थे। इस बीच प्रत्येक दिन का कुछ हिस्सा वे चरखा चलाने बिताते थे। अन्य राष्ट्रवादियों को भी उन्होंने ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद दी। आप देख लें, यहाँ पर चरखे के साथ महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रवाद की सर्वाधिक अस्थायी पहचान बन गया। 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वा लिया और गरीबों के साथ अपना तादाम्य स्थापित करने के लिए उन्होंने सूती वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया।
उनका यह नया रूप तपस्या और संयम का प्रतीक भी बना। ये ऐसी विशेषता थी जिनका गांधी जी आधुनिक विश्व के उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रत्युत्तर में गुणगान करते थे। महात्मा गांधी आधुनिक युग जिसमें मशीनों ने मानव को गुलाम बनाकर श्रम को हटा दिया था के घोर आलोचक थे। उन्होंने चरखा को एक ऐसे मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा जिसमें मशीनों और प्रौद्योगिकी को बहुत महिमामंडित नहीं किया जाएगा। इससे भी अधिक चरखा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान कर सकता था, उन्हें स्वावलंबी बना सकता था। मेरी आपत्ति मशीन के प्रति सनक से है। यह सनक श्रम बचाने वाली मशीनों के लिए है। ये तब तक श्रम बचाते रहेंगे जब तक कि हजारों लोग बिना काम के और भूख से मरने के लिए सड़कों पर न फेंक दिए जाएं। मैं मानव समुदाय के किसी एक हिस्से के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए समय और श्रम बचाना चाहता हूँ। मैं धन का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं बल्कि सभी के हाथों में करना चाहता हूँ। 13 नवंबर 1924 यंग इंडिया। खद्दर मशीनरी को नष्ट नहीं करना चाहता बल्कि यह इसके प्रयोग को नियमित करता है, इसके विकास को नियंत्रित करता है। यह मशीनरी का प्रयोग सर्वाधिक गरीब लोगों के लिए उनकी अपनी झोपड़ी में करता है। पहिया अपने आप में ही मशीनरी का एक उत्कृष्ट नमूना है। यंग इंडिया 17 मार्च 1927। गांधी जी की तस्वीर है। इतिहासकार शाहिद अमीन ने एक मंत्र मुक्त कर देने वाले अध्ययन में स्थानीय प्रेस द्वारा ज्ञात रिपोर्टों और अफवाहों के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के मन में महात्मा गांधी की जो कल्पना थी उसे ढूंढ निकालने की कोशिश की है। फरवरी 1921 में जब वे इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो एक जगह भीड़ ने उनका बड़े प्यार से स्वागत किया। उनके भाषणों के दौरान कैसा माहौल था, इस पर गोरखपुर के एक हिंदी समाचार पत्र ने यह रिपोर्ट लिखी है। भटनी में गांधी जी ने स्थानीय जनता को संबोधित किया और इसके बाद ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। नूनखार, देवरिया, गौरी बाजार, चौरी चौरा और कुसमुही स्टेशनों पर 15 से 20 हजार से कम लोग नहीं थे। महात्मा जी कुसमुही के दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि जंगल के बीच स्थित होने के बावजूद उस स्टेशन पर 10 हजार से कम लोग नहीं थे। प्रेम में अभिभूत होकर कुछ लोग रोते हुए देखे गए। देवरिया में लोग गांधी जी को भेनी दान देना चाहते थे किंतु इसे उन्होंने उनके गोरखपुर में देने को कहा, लेकिन चौरी चौरा में एक मारवाड़ी सज्जन ने किसी तरह उन्हें कुछ दे दिया। इसके बाद यह क्रम रुका ही नहीं। एक चादर फैला दी गई जिस पर रुपयों और सिक्कों की बारिश होने लगी। यह दृश्य था गोरखपुर स्टेशन के बाहर। महात्मा एक ऊंची गाड़ी पर खड़े हो गए और लोगों ने कुछ मिनटों के लिए उनके दर्शन कर लिए। गांधी जी जहां भी गए वहां उनकी चमत्कारिक शक्तियों की अफवाहें फैल गई। कुछ स्थानों पर यह कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों के दुख तकलीफों में सुधार के लिए भेजा गया। उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकृत करने की शक्ति है। कुछ अन्य स्थानों पर दावा किया गया गांधी जी की शक्ति अंग्रेज बादशाह से उत्कृष्ट है, यह कि उनके आने से औपनिवेशिक शासक जिले से भाग जाएंगे। गांधी जी का विरोध करने वालों के लिए भयंकर परिणाम की बात बताई थी कहानियां भी थी। इस तरह की अफवाहें फैली कि गांधी जी की आलोचना करने वाले गांव के लोगों के घर रहस्यात्मक रूप से गिर गए अथवा उनकी फसल चौपट हो गई। गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा सामान्य महात्मा जैसे अलग अलग नामों से ज्ञात गांधी जी भारतीय किसान के लिए एक उदाहरण के समान थे, जो उनकी करों और दमनात्मक अधिकारियों से सुरक्षा करने वाले और उनके जीवन में मान मर्यादा और स्वायत्तता वापस लाने वाले थे। गरीबों विशेषकर किसानों के बीच गांधी जी की आगे बढ़ें इससे पहले चमत्कारिक व अविश्वसनीय संयुक्त प्रांत के स्थानीय समाचार पत्रों में उस समय फैली कई अफवाहें दर्ज हैं। ये अफवाहें थीं कि जिस किसी भी व्यक्ति ने महात्मा की शक्ति को परखना चाहा उसे अचंभा हुआ। बस्ती गांव के सिकंदर शाह ने 15 फरवरी को कहा कि वह महात्मा जी में तब विश्वास करेगा जब
उसके कारखाने जहाँ गुड़ का उत्पादन होता था में गन्ने के रस से भरा कढ़ा उबलता हुआ 2 भागों में टूट जाएगा। तुरंत ही कढ़ा वास्तव में बीच में से 2 हिस्सों में टूट गया। आजमगढ़ के एक किसान ने कहा कि वह महात्मा जी की प्रामाणिकता में तब विश्वास करेगा जब उसके खेत में लगाए गए गेहूं तिल में बदल जाए। अगले दिन उस खेत का सारा गेहूं तिल बन गया। जारी मतलब आगे भी रहा। आप देखो, ऐसी अफवाहें थी कि महात्मा गांधी का विरोध करने वाले लोग निरपवाद रूप से किसी न किसी त्रासदी का शिकार हुए थे। गोरखपुर से एक सज्जन ने चरखा चलाए जाने की आवश्यकता पर प्रश्न उठाया। उनके घर में आग लग गई। अप्रैल 1921 में उत्तर प्रदेश के एक गांव में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। किसी ने उन्हें ऐसा करने से रोका। जुआ खेल रहे समूह में से एक ने रुकने से मना कर दिया और गांधी जी को अपशब्द कहा। अगले ही दिन उसकी बकरी को उसके ही 4 कुत्तों ने काट खाया। गोरखपुर के एक गांव में किसानों ने शराब पीना छोड़ने का निश्चय किया। एक व्यक्ति अपने निश्चय पर कायम नहीं रहा। जब वह शराब की दुकान की तलाश में जा रहा था तो उसके रास्ते में रोड़ों की बारिश होने लगी। ज्यों ही उसने गांधी जी का नाम लिया, रोड़ों की बारिश बंद हो गई। शाहिद अमीन गांधी जी एज महात्मा सबाल्टर्न स्टडी 3rd ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस दिल्ली। इसमें इन बातों की चर्चा है। अफवाहों की विशेषकर देखें। अध्याय 11 में अफवाहों के बारे में पढ़ा और देखा कि अफवाहों का प्रसार एक समय के विश्वास के ढांचों के बारे में बताता है। यह बताता है उन लोगों के मन मस्तिष्क के बारे में जो इन अफवाहों में विश्वास करते हैं और उन परिस्थितियों के बारे में जो इन विश्वासों को संभव बनाती हैं। आपके अनुसार गांधी जी के विषय में अफवाहों से क्या पता चलता है? अफवाहों के संदर्भ में विद्यार्थियों को बताते हैं कि उनके पास केवल पंख होते हैं, उड़ानें खूब भरी जाती, तथ्यात्मक चीज बने ना हो पर वे फैलती बड़ी तेज हैं। उनकी सात्विक जीवन शैली, उनके द्वारा धोती तथा चरखा जैसे प्रतीकों के विवेकपूर्ण प्रयोग से बहुत बल मिला। जाति से महात्मा गांधी एक व्यापारी व पेशे से वकील थे, लेकिन उनकी सादी जीवन शैली, हाथों से काम करने के प्रति उनके लगाव की वजह से वे गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति रखते थे। बदले में वे लोग गांधी जी से सहानुभूति रखते थे। जहां अधिकांश समय राजनीतिक उन्हें कृपा की दृष्टि से देखते थे, वहीं ये न केवल उनके जैसा दिखने बल्कि उन्हें अच्छी तरह समझने, उनके जीवन के साथ स्वयं को जोड़ने के लिए सामने आते थे। महात्मा गांधी का जन अनुरोध निसंदेह कपट से मुक्त था और भारतीय राजनीति के संदर्भ में तो बिना किसी पूर्वोदाहरण के यह भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद के आधार को और व्यापक बनाने में उनकी सफलता का राज उनके द्वारा सावधानी पूर्वक किया गया संगठन था। भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस की नई शाखाएं खोली गई। रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए प्रजामंडलों की एक श्रृंखला स्थापित की गई। गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का संचार शासकों की अंग्रेजी भाषा की जगह मातृभाषा में करने को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार कांग्रेस की प्रांतीय समितियां ब्रिटिश भारत की कृत्रिम सीमाओं की अपेक्षा भाषाई क्षेत्रों पर आधारित थी। इन अलग अलग तरीकों से राष्ट्रवाद देश के सुदूर हिस्सों तक फैल गया। अब इसमें वे सामाजिक वर्ग भी शामिल हो गए जो अभी तक इससे अछूते थे। अब तक कांग्रेस के समर्थकों में बहुत कुछ ही समृद्ध व्यापारी और उद्योगपति शामिल हो गए। भारतीय उद्यमियों ने यह बात जल्दी ही समझ ली कि उनके अंग्रेज प्रतिद्वंदी आज जो लाभ पा रहे हैं, स्वतंत्र भारत में ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। जी.डी. बिरला जैसे कुछ उद्यमियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया, जबकि अन्य ने ऐसा मौन रूप से किया। इस प्रकार गांधी जी के प्रशंसकों में गरीब किसान और धनी उद्योगपति दोनों ही थे। हालांकि किसानों द्वारा गांधी जी का अनुकरण करने के कारण उद्योगपतियों के कारणों से कुछ भिन्न और संभवतः परस्पर विरोधी थे। हालांकि महात्मा गांधी की स्वयं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन गांधीवादी राष्ट्रवाद का विकास बहुत हद तक उनके अनुयायियों पर निर्भर करता था। 1917 और 1922 के बीच भारतीयों के एक बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया। इनमें महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जे.बी. कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस,
अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद बल्लभ पंत, सी राजगोपालाचारी शामिल थे। गांधी जी के एक घनिष्ठ सहयोगी, सन देख लें आप 1917 और 1922 के बीच, घनिष्ठ सहयोगी के विशेष रूप से भिन्न भिन्न क्षेत्रों के साथ ही भिन्न भिन्न धार्मिक परंपराओं से आए थे। इसके बाद उन्होंने अनगिनत अन्य भारतीयों को कांग्रेस में शामिल होने, इसके लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी फरवरी 1924 में जेल से रिहा हो गए। अब उन्होंने अपना ध्यान घर में बुने कपड़े, खादी को बढ़ावा देने, छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया। गांधी जी राजनीतिक जितने थे उतने ही वे सामाजिक सुधारक थे। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता के योग्य बनने के लिए भारतीयों को बाल विवाह, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों से मुक्त होना पड़ेगा। एक मत के भारतीयों को दूसरे मत के भारतीयों के लिए सच्चा संयम लाना होगा। इस प्रकार उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द पर बल दिया। इसी तरह आर्थिक स्तर पर भारतीयों को स्वावलंबी बनना सीखना होगा। ऐसा करके उन्होंने समुद्र पार से आयातित मिल में बने वस्त्रों के स्थान पर खादी पहनने की महत्ता पर जोर डाला। नमक सत्याग्रह, नज़दीक से एक नज़र। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के कई वर्ष बाद तक महात्मा गांधी ने अपने को समाज सुधार कार्यों पर केंद्रित रखा। 1928 में उन्होंने पुनः राजनीति में प्रवेश करने की सोची। उस वर्ष सभी श्वेत सदस्यों द्वारा साइमन कमीशन, जो कि उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड से भेजा गया था, के विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था। गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, पर उन्होंने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था। इसी वर्ष बारदौली में होने वाले एक किसान सत्याग्रह के साथ भी उन्होंने ऐसा किया था। 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया। यह अधिवेशन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनना, जो युवा पीढ़ी को नेतृत्व की छड़ी सौंपने का प्रतीक था। पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा। अब राजनीति की गति एक बार फिर बढ़ गई थी। 26 जनवरी 1930 की विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। एक चीज़ और बता दें हम आपको, यह जो तिथि है 26 जनवरी, यहीं से ली गई। गणतंत्र दिवस जो हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में जानते मानते हैं, वह तिथि यहीं से ली गई। आप फिर से देख लें, 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इस कारण से 26 जनवरी 1950 को ही हमारा भारतीय संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी का महत्व यह है, यह प्रत्येक विद्यार्थियों को, अध्ययन करने वाले व्यक्ति को मालूम ही होना चाहिए। गांधी जी ने स्वयं सुस्पष्ट निर्देश देकर बताया कि इन दिनों को कैसे मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि स्वतंत्रता की उद्घोषणा सभी गांवों और सभी शहरों, यहाँ तक कि अच्छा होगा अगर सभी जगहों पर एक ही समय में संगोष्ठियाँ हों तो अच्छा होगा। गांधी जी ने सुझाव दिया कि नगाड़े पीटकर पारंपरिक तरीके से संगोष्ठी के समय की घोषणा की जाए। राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने से समारोहों की शुरुआत होगी। दिन का बाकी हिस्सा किसी रचनात्मक कार्य में, चाहे वह सूत कताई हो अथवा अछूतों की सेवा अथवा हिंदुओं व मुसलमानों का पुनर्मिलन अथवा निषिद्ध कार्य, अथवा ये सभी एक साथ करने में व्यतीत होगा, यह असंभव नहीं है। इसमें भाग लेने वाले लोग दृढ़तापूर्वक यह प्रतिज्ञा लेंगे कि अन्य लोगों की तरह भारतीय लोगों को भी स्वतंत्रता और अपने कठिन परिश्रम के फल का आनंद लेने का अहरणीय अधिकार है। यह कि यदि कोई सरकार लोगों को इन अधिकारों से वंचित रखती है, उनका दमन करती है, तो लोगों को इन्हें बदलने अथवा समाप्त करने का भी अधिकार है। दांडी, स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानून में से एक, जिनमें नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे दिया गया है, को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। नमक एकाधिकार के जिस मुद्दे को उन्होंने चयन किया, वह गांधी जी की कुशल समझदारी का एक अन्य उदाहरण था। प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया। इस तरह
उन्हें दुकानों से ऊंचे दामों पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया। नमक पर राज्य का एकाधिपत्य बहुत अलोकप्रिय था। इसी को निशाना बनाते हुए गांधी जी अंग्रेजी शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को संगठित करने की सोच रहे थे। यह तस्वीर देखिए आप। दांडी यात्रा मार्च 1930। ये दांडी यात्रा की तस्वीर है। अधिकांश भारतीयों को गांधी जी की इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया, किंतु अंग्रेजी राज को नहीं। हालांकि गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी, किंतु इरविन उनकी इस कार्रवाई के महत्व को न समझ सके। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। 3 हफ्तों बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं को कानून की निगाह में अपराधी बना दिया। इसी बीच देश के अन्य भागों में समानांतर नमक यात्राएं आयोजित की गई। 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा की समाप्ति पर सत्याग्रही प्राकृतिक नमक को उठाते हुए देखिए आप। नमक सत्याग्रह क्यों? नमक विरोध का प्रतीक क्यों था? इसके बारे में महात्मा गांधी ने लिखा है। प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सूचनाओं से पता चलता है कि कैसे अन्यायपूर्ण तरीके से नमक कर को तैयार किया गया है। बिना कर, जो कभी कभी नमक के मूल्य का 14 गुना तक होता था, अदा किए गए नमक के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार उस नमक को, जिससे वह लाभ पर नहीं बेच पाती थी, नष्ट कर देती थी। अतः यह राष्ट्र की अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता पर कर लगाती है। यह जनता को उसके उत्पादन से रोकती है। प्रकृति से जिसे बिना किसी श्रम से उत्पादित किया है उसे नष्ट कर देती है। अतः किसी वजह से किसी चीज को स्वयं प्रयोग न कर पाने, अन्य को भी उसका प्रयोग न करने देने, ऐसे में उन चीज को नष्ट कर देने की इस अन्यायपूर्ण नीति का किसी भी विशेषण द्वारा नहीं बताया जा सकता है। अन्यायपूर्ण नीति को विभिन्न स्रोतों से मैं भारत के सभी भागों में इस राष्ट्र संपत्ति को बेलगाम ढंग से नष्ट किए जाने की कहानियां सुन रहा हूँ। टनों न सही पर कई मन नमक कोंकण तट पर नष्ट कर दिया गया बताया गया है। दांडी से भी इस तरह की बातें पता चली हैं, जहां कहीं भी ऐसे क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोग हो प्राकृतिक नमक उठा ले जाने की संभावना दिखती है, वहां तुरंत अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते हैं, जिनका एकमात्र कार्य विनाश करना होता है। इस प्रकार बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा को राष्ट्रीय खर्चे से ही नष्ट किया जाता है। लोगों के मुंह से नमक छीन लिया जाता है। नमक एकाधिकार एक तरह चौतरफा अभिशाप है। यह लोगों को बहुमूल्य सुलभ ग्रामीण उद्योग से वंचित करता है। प्रकृति द्वारा बहुतायत में उत्पादित संपदा का यह अतिशय विनाश करता है। इस विनाश का मतलब ही है अधिक राष्ट्रीय खर्च। चौथा, इस मूर्खता का चरमोत्कर्ष भूखे लोगों से हजारों प्रतिशत से अधिक की उगाही है। सामान्य रूप से उदासीनता की वजह से ही लंबे समय से यह कर अस्तित्व में बना रहा है। आज जनता पर्याप्त रूप से जग चुकी है, अतः इस कर को समाप्त करना होगा। कितनी जल्दी उसे खत्म कर दिया जाएगा यह लोगों की क्षमता पर निर्भर करता है। दी कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, CWMC, खंड 19 में इसका उल्लेख है। औपनिवेशिक सरकार द्वारा नमक को क्यों नष्ट किया जाता था? महात्मा गांधी नमक कर को अन्य करों की तुलना में अधिक दमनात्मक क्यों मानते थे? विद्यार्थियों के लिए यह चर्चा का विषय। कल हम नमक पर कानून तोड़ेंगे। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में कहा था। जब मैं अपने साथियों के साथ दांडी के इस समुद्र तटीय टोले की तरफ चला था तो मुझे यकीन नहीं था कि हमें यहाँ तक आने दिया जाएगा। जब मैं साबरमती में था तब भी यह अफवाह थी कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। तब मैंने सोचा था कि सरकार मेरे साथियों को दांडी तक आने देगी, लेकिन मुझे निश्चय ही यह छूट नहीं मिलेगी। यदि कोई यह कहता है कि इससे मेरे हृदय में अपूर्ण आस्था का संकेत मिलता है तो मैं इस आरोप को नकारने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसमें शांति और अहिंसा का कम हाथ नहीं है। इस सत्ता को सब महसूस करते हैं। अगर सरकार चाहे तो वह अपने
इस आचरण के लिए अपनी पीठ थपथपा सकती है, क्योंकि सरकार चाहती तो हम में से हर एक को गिरफ्तार कर सकती थी। जब सरकार यह कहती है कि उनके पास शांति की सेना को गिरफ्तार करने का साहस नहीं था, तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। सरकार को ऐसी सेना की गिरफ्तारी में शर्म महसूस होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करने में शर्मिंदा महसूस करता है तो उसके पड़ोसियों को भी रास नहीं आ सकता, तो वह एक शिष्ट सभ्य व्यक्ति है। सरकार को हमें गिरफ्तार न करने के लिए बधाई दी जानी चाहिए, भले ही उसने विश्व जनमत का ख्याल करके ही यह फैसला क्यों न लिया हो। कल हम नमक कर कानून तोड़ेंगे। सरकार इसको बर्खास्त करती है कि नहीं, यह सवाल अलग है। हो सकता है कि सरकार हमें ऐसा न करने दे, लेकिन उसने हमारे जत्थे के बारे में जो धैर्य और सहिष्णुता दिखाई है, उसके लिए वह अभिनंदन की पात्र है। यदि मुझे और गुजरात व देश भर के सारे मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता तो क्या होगा? यह आंदोलन इस विश्वास पर आधारित है कि जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है तो आगे बढ़ने लगता है, तो उसे नेता की जरूरत नहीं रह जाती। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ इंडिया खंड 49। आप देखें, इस भाषण के आधार पर बताइए कि गांधी जी औपनिवेशिक राज्य को कैसे देखते थे। असहयोग आंदोलन की तरह अधिकृत रूप से स्वीकृत राष्ट्रीय अभियान के अलावा भी विरोध की असंख्य धाराएं थी। देश के विशाल भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया, जिसके कारण वे और उनके मवेशी उन्हीं जंगलों में नहीं जा सकते जहां एक जमाने में वे रोक-टोक घूमते थे। कुछ कस्बों में फैक्ट्री कामगार हड़ताल पर चले गए। वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर दिया। विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से इनकार कर दिया। 1920-22 की तरह इस बार भी गांधी जी के आह्वान ने तमाम भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। जवाब में सरकार असंतुष्टों को हिरासत में लेने लगी। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में गांधी जी भी थे। समुद्र तट की ओर गांधी जी की यात्रा की प्रगति का पता उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैनात पुलिस अफसरों द्वारा भेजी गई गोपनीय रिपोर्टों से लगाया जा सकता है। इन रिपोर्टों में रास्ते के गांवों में गांधी जी द्वारा किए गए भाषण भी मिलते हैं, जिनमें उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से आह्वान किया था कि वे सरकारी नौकरियां छोड़कर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो जाए। वसना नामक गांव में गांधी जी ने ऊंची जाति वालों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप स्वराज के हक में आवाज़ उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। सिर्फ नमक कर या अन्य करों को खत्म हो जाने से आपको स्वराज नहीं मिल जाएगा। स्वराज के लिए आपको अपनी उन गलतियों का प्रायश्चित करना होगा जो आपने अछूतों के साथ की। स्वराज के लिए हिंदू, मुसलमान, पारसी और सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये स्वराज की पीढ़ियां हैं। पुलिस के जासूसों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि गांधी जी की सभाओं में तमाम जातियों के औरत मर्द शामिल हो रहे हैं। उनका कहना था हजारों वॉलंटियर राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए सामने आ रहे हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन में अपने पदों से इस्तीफा दे दिए थे। सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में जिला पुलिस सुपरिंटेंडेंट पुलिस अधीक्षक ने लिखा था, श्री गांधी शांत और निश्चिंत दिखाई दिए। वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। नमक यात्रा की प्रगति को एक और स्रोत से भी समझा जा सकता है। अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम को गांधी जी की कदकाठी पर हंसी आती थी। पत्रिका ने उनके तकिए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेंडू का खूब मजाक उड़ाया था। इस यात्रा के बारे में अपनी पहली रिपोर्ट में ही टाइम ने नमक यात्रा के मंजिल तक पहुंचने पर अपनी गहरी शंका व्यक्त कर दी थी। उसने दावा किया कि दूसरे दिन पैदल चलने के बाद गांधी जी जमीन पर पसर गए थे। पत्रिका को इस बात पर विश्वास नहीं था कि इस मरियल साधु के शरीर में और आगे जाने की ताकत बची है, लेकिन एक हफ्ते में पत्रिका की सोच बदल गई। टाइम ने लिखा कि इस यात्रा को जो भारी जनसमर्थन मिल रहा है उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया। अब वे भी गांधी जी को ऐसा साधु और राजनेता कहकर, देखें आप तस्वीर,
सलामी देने लगे, जो ईसाई धर्मावलंबियों के खिलाफ ईसाई तरीकों का ही हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। संवाद। नमक यात्रा कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। पहला, यही वह घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आए। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। दूसरे, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित न रखें। कमला देवी खुद उन असंख्य औरतों में से एक थीं जिन्होंने नमक या शराब कानूनों का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारियां दी थी। तीसरा और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को यह एहसास हुआ था कि अब उनका राज बहुत दिन नहीं टिक सकेगा, उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। इसी कारण अंततः यह बैठक निरर्थक साबित हुई। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। अगले ही महीने वायसराय के साथ उनकी कई लंबी बैठकें हुई। इन्हीं बैठकों के बाद गांधी इरविन समझौते पर सहमति बनी, जिसकी शर्तों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, सारे कैदियों की रिहाई और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल था। रेडिकल राष्ट्रवादियों ने इस समझौते की आलोचना की क्योंकि गांधी जी वायसराय से भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल नहीं कर पाए थे। गांधी जी को इस संभावित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल वार्ताओं का आश्वासन मिला था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ। उसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। मुस्लिम लीग का कहना था कि वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है। राजे रजवाड़ों का कहना था कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। तीसरी चुनौती तेज तर्रार वकील और विचारक BR अम्बेडकर की तरफ से थी, जिनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। लंदन में हुआ यह सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, इसलिए गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। भारत लौटने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। नए वायसराय लॉर्ड विलिंगडन को गांधी जी से बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी। अपनी बहन को लिखे एक निजी खत में महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग का विरोध किया। निजी खत में विलिंगडन ने लिखा था कि अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम करता है, लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल होती है। देखता हूँ कि अमेरिकी प्रेस उसको गजब का आदमी बताती है, लेकिन सच यह है कि हम निहायत अव्यवहारिक, रहस्यवादी और अंधविश्वासी जनता के बीच रह रहे हैं जो गांधी को भगवान मान बैठी है। इसके आगे हम चलें, इसके पहले हम देख लें दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन नवंबर 1931। महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग का विरोध किया। उनका कहना था कि ऐसा करने पर समाज की मुख्य धारा में उनका एकीकरण नहीं हो पाएगा और वे सवर्ण हिंदुओं से हमेशा के लिए अलग रह जाएंगे। पृथक निर्वाचिका पर अंबेडकर के विचार। दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर महात्मा गांधी की दलीलों के जवाब में अंबेडकर ने लिखा था, हमारे सामने एक ऐसा वर्ग है जो निश्चय ही अस्तित्व के संघर्ष में खुद को कायम नहीं रख सकता। जिस धर्म से ये लोग बंधे हुए हैं वह उन्हें सम्मानजनक स्थान प्रदान करने के बजाय कोढ़ियों की तरह देखता है जिनके साथ सामान्य संबंध नहीं रखे जा सकते। आर्थिक रूप से यह ऐसा वर्ग है जो 2 वक्त की रोटी के लिए सवर्ण हिंदुओं पर पूरी तरह आश्रित है, जिसके पास आजीविका का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है। न केवल हिंदुओं के सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण उसके सारे रास्ते बंद हैं, बल्कि समग्र इतिहास में हिंदू समाज ने उनके सामने खुलने वाली हर संभावना को बंद कर दिया है, जिससे दलित वर्गों को जीवन में ऊपर उठने का कोई अवसर न मिल सके।
इन परिस्थितियों में सभी निष्पक्ष सोच वाले व्यक्ति इस बात पर सहमत होंगे कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि ऐसे अपंग समुदाय के पास संगठित निरंकुशता के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का एकमात्र रास्ता यही है कि उसे राजनीतिक सत्ता में हिस्सा मिले जिससे वह अपनी रक्षा कर सके। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स राइट्स एंड स्पीचेस, खंड 9 पृष्ठ 312 से यह पंक्तियां उद्धृत की गई हैं। बहरहाल 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। 2 साल बाद सीमित मताधिकार के आधार पर हुए चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के सत्ता में आने के 2 साल बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों हिटलर व नास्तियों के कट्टर आलोचक थे। तदनुरूप उन्होंने फैसला लिया कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हों तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। युद्ध समाप्त, अब देखें, युद्ध समाप्त होने के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शासकों पर दबाव डालने के वास्ते 1940-41 के दौरान कांग्रेस ने अलग अलग सत्याग्रह कार्यक्रमों का आयोजन शुरू कर दिया। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। अब राजनीतिक भूदृश्य काफ़ी जटिल हो गया था। अब यह संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश नहीं रह गया था। अब यह कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासन 3 धुरियों के बीच का संघर्ष था। इसी समय ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार सत्ता में आई जिसमें शामिल लेबर पार्टी के सदस्य भारतीय आकांक्षाओं के प्रति हमदर्दी का रवैया रखते थे, लेकिन सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कट्टर साम्राज्यवादी थे। उनका कहना था कि उन्हें सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया है कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दे। 1942 के वसंत में चर्चिल ने गांधी जी और कांग्रेस साथ समझौता का रास्ता निकालने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टीफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। इसी बात पर वार्ता टूट गई। आगे बढ़ें हम, तब तक हम कुछ जो चित्र हैं उनको हम देख लेते हैं। देखें आप, ये चित्र देखें आप, महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद, वायसराय लॉर्ड लिथगो के साथ बैठक के लिए जाते हुए 13 अक्टूबर 1939। इस बैठक में युद्ध में भारत की हिस्सेदारी के स्वरूप पर चर्चा की कि जब वायसराय के साथ वार्ता टूट गई तो कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था। स्टीफर्ड क्रिप्स के साथ महात्मा गांधी, मार्च 1942। दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका के मुद्दे पर अंबेडकर और महात्मा के बीच काल्पनिक संवाद को लिखिए। भारत छोड़ो। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। अगस्त 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़ताल और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र
सरकार ब्रिटिश सरकार की स्थापना कर दी गई थी। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज़्यादा समय लग गया। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। जिस दौरान कांग्रेस के नेता जेल में थे उसी समय जिन्ना तथा मुस्लिम लीग के उनके साथी अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने में लगे थे। इन्हीं सालों में लीग को पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला, जहां अभी तक उनका कोई खास वजूद नहीं था। जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस इन चित्रों को देख लें आप। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई में औरतों का एक जुलूस। देखें आप, सतारा 1943 19वीं सदी के आखिर से जाति व्यवस्था और जमींदारी के खिलाफ महाराष्ट्र में एक गैर ब्राह्मण आंदोलन विकसित हो चुका था। इस आंदोलन ने 1930 के दशक तक राष्ट्रीय आंदोलन के साथ संबंध स्थापित कर दिया था। 1943 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के कुछ युवा नेताओं ने सेवा दलों, तूफान दलों, ग्राम इकाई के साथ मिलकर एक प्रति सरकार समानांतर सरकार की स्थापना कर ली थी। उन्होंने जन अदालतों का आयोजन भी किया, रचनात्मक कार्य किए। कुनबी किसानों के दबे और दलितों के सहयोग से चलने वाली सतारा प्रति सरकार सरकारी दमन तथा अंतिम दौर में कांग्रेस की असहमत के बावजूद 1946 के चुनाव तक चलती रही। इस तस्वीर को आपने देख लिया। कांग्रेस और लीग के बीच फासले को पाटने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बात की। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। यह महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे ध्यान रखने की जरूरत है। 1945 में ब्रिटिश में लेबर पार्टी की सरकार बनी। यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। उसी समय वायसराय लॉर्ड वावेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन किया। 1946 की शुरुआत में प्रांतीय विधानमंडलों के लिए नए सिरे से चुनाव कराए गए। सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। राजनीतिक ध्रुवीकरण पूरा हो चुका था। 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भी भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। कैबिनेट मिशन का यह प्रयास भी विफल रहा। वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया था। उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। यह हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत तथा पंजाब तक फैल गया। कुछ स्थानों पर मुसलमानों को तो कुछ अन्य स्थानों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। फरवरी 1947 में बॉवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया। उन्होंने वार्ताओं के एक अंतिम दौर का आह्वान किया। जब सुलह के लिए उनका यह प्रयास भी विफल हो गया तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन उसका विभाजन भी होगा। औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन नियत किया गया था। उस दिन भारत के विभिन्न भागों में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की तो बहुत देर तक कत्ल होती रही। आप देख लें यहाँ पर दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की, बहुत देर तक कत्ल होती रही। असेंबली के बाहर भीड़ महात्मा गांधी की जय के नारे लगा रही थी। हम आते हैं उन चित्रों की तरफ
दाईं ओर जवाहरलाल नेहरू और बाईं ओर बैठे सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ विचार विमर्श करते महात्मा गांधी। नेहरू और पटेल गांधी के भीतर दो अलग राजनीतिक प्रवृत्तियों, समाजवादी और रूढ़वादी, का प्रतिनिधित्व करते थे। महात्मा गांधी को अक्सर इन दोनों समूहों के बीच मध्यस्थता करनी पड़ती थी। आप देखें, ये महात्मा गांधी, ये सरदार पटेल और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। आखिरी बहादुराना दिन 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सवों में महात्मा गांधी नहीं थे। उस समय कोलकाता में थे, लेकिन उन्होंने वहाँ भी न तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, न ही किसी कहीं झंडा फहराया। गांधी जी उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे। उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था वह एक अकाल्पनिक कीमत पर उन्हें मिली थी। उनका राष्ट्र विभाजित था, हिंदू मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे। उनके जीवनी लेखक डी.जी. तेंदुलकर ने लिखा है कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों को चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों से आह्वान किया कि वे अतीत को भुलाकर अपनी पीड़ा पर ध्यान देने के बजाय एक दूसरे के प्रति भाईचारे का हाथ बढ़ाने, शांति से रहने का संकल्प लें। गांधी जी और नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया। कांग्रेस ने दो राष्ट्र सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया। जब उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध बंटवारे पर मंजूरी देनी पड़ी, तो भी उनका दृढ़ विश्वास था कि भारत बहुत सारे धर्मों और बहुत सारी नस्लों का देश है और उसे ऐसे ही बनाए रखा जाना चाहिए। पाकिस्तान में हालात जो रहे, भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा जहां सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे। धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना सभी को राज्य की ओर से संरक्षण अधिकार होगा। कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि वह अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों के किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध हर मुमकिन रक्षा करेगी। बहुत सारे विद्वानों ने स्वतंत्रता के बाद के महीनों को गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण कहा। बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के बाद गांधी जी दिल्ली आ गए। यहाँ से वे दंगाग्रस्त पंजाब के जिलों में जाना चाहते थे, लेकिन राजधानी में ही शरणार्थियों को आपत्तियों के कारण उनकी सभाएं अस्त व्यस्त होने लगी। बहुत सारे शरणार्थियों को उनकी सभाओं में कुरान की आयतों को पढ़ने की प्रथा पर आपत्ति थी। कई लोग इस बात पर नारे लगाने लगते थे कि गांधी जी उन हिंदुओं और सिखों की पीड़ा के बारे में बात क्यों नहीं करते जो अभी भी पाकिस्तान में फंसे हुए। डी.जी. तेंदुलकर के शब्दों में, गांधी जी पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक समुदाय के कष्टों के बारे में समान रूप से चिंतित थे। उन्हें राहत प्रदान करने के लिए वे वहाँ भी जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ वे आप देखें, यह तस्वीर देखें, एक दंगाग्रस्त गांव में जाते हुए महात्मा गांधी 1947। वो दुखद क्षण। यहाँ पे आप देख लें, लेकिन वहाँ वे किस मुंह से जा सकते थे, जबकि दिल्ली में ही वे मुसलमानों को पूरी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे पा रहे थे। 20 जनवरी को गांधी जी पर हमला हुआ, लेकिन वे अविचलित अपना काम करते रहे। 26 तारीख को उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में इस बात का जिक्र किया कि बीते सालों में इस दिन 26 जनवरी को किसी तरह से स्वतंत्रता के रूप में मनाया जाता था। अब स्वतंत्रता मिल चुकी है, लेकिन इसकी शुरुआत महीने गहरे तौर पर मोहभंग साबित हुए। उसके शुरुआती महीने गहरे तौर पर मोहभंग वाले साबित हुए। फिर भी उनको विश्वास था कि बुरी घड़ी बीत चुकी है। भारत के लोग अब सभी वर्गों और धर्मों की समानता के लिए काम करेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय पर बहुल समुदाय का वर्चस्व श्रेष्ठता स्थापित नहीं होगी, भले ही अल्पसंख्यक समुदाय संख्या या प्रभाव की दृष्टि से कितना भी छोटा क्यों न हो। उन्होंने यह भी आशा जताई कि यद्यपि भौगोलिक और राजनीतिक रूप से भारत दो भागों में बंट चुका है, लेकिन हृदय में हम सभी सदैव मित्र एवं भाई रहेंगे, एक दूसरे को मदद व सम्मान देते रहेंगे और शेष विश्व के लिए हम एक ही होंगे। गांधी जी ने स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए जीवन भर युद्ध लड़ा। फिर भी जब देश विभाजित हो गया
तो उनकी यही इच्छा थी कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सम्मान और दोस्ती के संबंध बनाए रखें। बहुत सारे भारतीयों को उनका यह सहृदय आचरण पसंद नहीं था। 30 जनवरी की शाम को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने उनको गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। उनके हत्यारे ने कुछ समय बाद आत्मसमर्पण कर दिया। वह नाथुराम गोडसे नाम का ब्राह्मण था। पुणे का रहने वाला गोडसे एक चरमपंथी हिंदूवादी अखबार का संपादक था। वह गांधी जी को मुसलमानों का खुशामदी कहकर उनकी निंदा करता था। गांधी जी की मृत्यु से चारों ओर गहरे शोक की लहर दौड़ गई। भारत भर के राजनीतिक फलक पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जॉर्ज ऑरवेल तथा अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे विख्यात गैर भारतीयों ने भी उनकी मृत्यु पर हृदयस्पर्शी शब्दों में शोक संदेश भेजे। एक जमाने में उनकी कदकाठी और कथित रूप से बेतुके विचारों के लिए गांधी जी का उपहास करने वाली टाइम पत्रिका ने उनके बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की। पत्रिका ने कहा कि एक धर्मांध अमेरिकी ने लिंकन को मार दिया था क्योंकि उसे नस्ल या रंग से परे मानव मात्र की समानता में विश्वास था, और दूसरी तरफ एक धर्मांध हिंदू ने गांधी जी की जीवन लीला समाप्त कर दी क्योंकि गांधी जी ऐसे कठिन क्षणों में भी दोस्ती और भाईचारे में विश्वास रखते थे। विभिन्न धर्मों को मानने वालों के बीच दोस्ती की अनिवार्यता पर बल देते हुए टाइम ने लिखा कि दुनिया जानती थी कि उनकी गांधी जी की मृत्यु पर वैसे ही मौन धारण कर लिया है जिस प्रकार उसने लिंकन की मृत्यु पर किया था। यह समझना एक मायने में बहुत गहरा और बहुत साधारण काम है। देखिए आप, महात्मा गांधी की मृत्यु, यह प्रचलित चित्र लोक छवियों में महात्मा गांधी को एक देवता के रूप में दे दिया गया है। देखिए आप, इन चित्रों को पहचान सकते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी, सरदार पटेल और नेहरू। उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन में एकीकरण को समर्पित शक्ति के रूप में देखा जाता था। यहाँ जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल यानी कांग्रेस के भीतर दो अलग अलग धाराओं के प्रतिनिधियों को गांधी जी की चिता के दोनों ओर खड़ा हुआ देख सकते। मध्य में स्वर्ग से महात्मा गांधी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। यह प्रतीकात्मक चित्र। गांधी को समझना, हमारे पास बहुत सारे स्रोत उपलब्ध हैं जिनके जरिए हम गांधी के राजनीतिक सफर तथा राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को सूत्रबद्ध कर सकते हैं। सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन। इस दिशा में महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों और प्रतिद्वंदियों दोनों तरह के समकालीनों के लेखन और भाषण एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इन लेखनों में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किस चीज़ को जनता के लिए लिखा गया था, किस चीज़ को अन्य उद्देश्यों के लिए लिखा गया था। उदाहरण के लिए भाषणों में हमें किसी व्यक्ति के सार्वजनिक विचारों को सुनने का मौका मिलता है, जबकि उसके व्यक्तिगत पत्र हमें उसके निजी विचारों की झलक देते हैं। इन पत्रों में हम लिखने वाले को अपना गुस्सा और पीड़ा, असंतोष और बेचैनी, अपनी आशाएं और हताशाएं व्यक्त करते हुए देख सकते हैं। इनमें से बहुत सारी बातों को वह अपने सार्वजनिक वक्तव्य में व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कई बार निजी सार्वजनिक का यह फर्क टूट जाता है। बहुत सारे पत्र व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, इसलिए वे व्यक्तिगत पत्र होते हैं, लेकिन कुछ हद तक वे जनता के लिए भी लिखे जाते हैं। उन पत्रों की भाषा इस एहसास से भी तय होती है कि संभव है कि एक दिन उन्हें प्रकाशित कर दिया जाएगा। किसी पत्र के प्रकाशित हो जाने की आशंका के कारण बहुधा लोग निजी पत्रों में भी अपना मत स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त नहीं कर पाते। महात्मा गांधी हरिजन नामक अपने अखबार में उन पत्रों को प्रकाशित करते थे जो उन्हें लोगों से मिलते थे। नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें लिखे गए पत्रों का एक संकलन तैयार किया। उसे ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पुराने पत्रों का पुलिंदा के नाम से प्रकाशित किया। एक घटना पत्रों के आईने में। 1920 के दशक में जवाहरलाल नेहरू समाजवाद से लगातार प्रभावित हो जा रहे थे। 1928 में जब वे यूरोप की यात्रा से लौटे तो सोवियत संघ के प्रयोगों से गहरे तौर से प्रभावित थे। जब उन्होंने समाजवादियों जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, एन.जी. रंगा एवं अन्य के साथ घनिष्ठतापूर्वक काम करना शुरू किया तो कांग्रेस के भीतर समाजवादियों और रूढ़वादियों के बीच एक खाई पैदा हो गई। 1936 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद नेहरू ने फांसीवाद के खिलाफ जमकर बयान दिए, मजदूरों व किसानों की मांगों का समर्थन किया। नेहरू के समाजवादी वक्तव्यों से चिंतित रूढ़वादियों ने राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस वर्किंग कमेटी से इस्तीफे की धमकी दे डाली।
दूसरी ओर बम्बई के कुछ प्रसिद्ध उद्योगपतियों ने नेहरू की आलोचना करते हुए बयान जारी कर दिया। इसके बाद प्रसाद और नेहरू दोनों महात्मा गांधी के पास गए और वर्धा स्थित उनके आश्रम में उनसे मिले। गांधी जी ने एक बार फिर मध्यस्थ की भूमिका अदा करते हुए नेहरू से रेडिकल तेवरों पर अंकुश लगाने तथा प्रसाद एवं नेताओं को नेहरू के नेतृत्व को अहमियत पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स में नेहरू ने उस समय के बहुत सारे पत्रों को प्रकाशित किया। इन पत्रों के अंशों को आगे भी पढ़ेंगे आप। देखें, मेरे प्रिय जवाहरलाल जी, राजेंद्र प्रसाद का पत्र है। कल आपसे विदा लेने के बाद हमने महात्मा जी के साथ लंबी बातचीत और आपस में देर तक चर्चा की। हम समझते हैं कि आपको हमारी ओर से अपनाए गए मार्ग पर काफ़ी दुख है। हमारे पत्र के भावों से आप विशेषतः आहत हुए हैं। आपको शर्मिंदा करना या आपको चोट पहुंचाना कभी भी हमारा इरादा नहीं था। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे आपको ठेस पहुंची है तो हम बिना किसी हिचक से अपना पत्र वापस ले लेते या उसमें संशोधन कर लेते, परंतु हमने समग्र स्थिति पर पुनर्विचार करने के बाद यह पत्र अपने इस्तीफे के वापस लेने का फैसला कर लिया है। मुझे लगता है कि प्रेस में छपे आपके सारे बयानों में आप कांग्रेस के सामान्य कार्यक्रम पर उतना नहीं बोल रहे हैं जितना कि एक ऐसे विषय बोल रहे जिसे कांग्रेस ने स्वीकृति नहीं दी है। ऐसा करते हुए आप वर्किंग कमेटी में हमारे मुट्ठी भर सहयोगियों और कांग्रेस के अल्पसंख्यक वर्ग के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं, न कि बहुल वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में, जिसकी कांग्रेस अध्यक्ष के नाते हमें आपसे अपेक्षा थी। हमारे विरुद्ध लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें हमें ऐसे व्यक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिनका समय बीत चुका है, जो पुराने पड़ चुके हैं, वर्तमान में अप्रासंगिक हो चुके विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें ऐसे लोगों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जो देश की प्रगति में बाधक हैं, जिन्हें उन पदों से हटा देना चाहिए जो उन्होंने अनाधिकार प्राप्त कर लिए। हमने महसूस किया है कि अन्य लोगों ने हमारे साथ भारी अन्याय किया है और कह रहे हैं तथा हमें आपसे वह संरक्षण नहीं मिल रहा है जो एक सहकर्मी और हमारा अध्यक्ष होने के नाते हमें आपसे मिलना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद का पत्र। इसके बाद उनका देखिए, मेरे प्रिय बाबू, 5 जुलाई 1936। मैं कल रात ही यहाँ पहुँचा। जब से मैं वर्धा से आया हूँ शारीरिक दुर्बलता और मानसिक अशांति से घिरा हूँ। यूरोप से लौटने के बाद से मैंने पाया कि वर्किंग कमेटी की बैठकों में मैं बुरी तरह थक जाता हूँ। मेरी ऊर्जा क्षीण पड़ जाती है और हर नए अनुभव के बाद मैं और ज़्यादा बुरा महसूस करने लगता हूँ। चीज़ों को दुरुस्त करने और संकट को टालने में आपने जो कष्ट उठाया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैंने राजेंद्र बाबू द्वारा भेजा गया पत्र दोबारा पढ़ा है और उन्होंने जो गंभीर आरोप मुझ पर लगाए हैं उन्हें देखा है। तथ्यों को चाहे कितनी भी विनम्रता से प्रस्तुत किया जाए, उनका आशय यह है कि मैं एक असहनीय मुसीबत बन चुका हूँ और मेरे जो भी गुण हैं, थोड़ी बहुत क्षमता, ऊर्जा, गंभीरता, कमोबेश प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व, सभी खतरनाक बन चुके हैं क्योंकि वे एक गलत रथ समाजवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। इन बातों के निष्कर्ष स्पष्ट है। मैंने अपनी पुस्तक में और उसके पश्चात भी अपने वर्तमान विचारों के बारे में विस्तार से लिखा है। मेरे बारे में कोई फैसला लेने के लिए सामग्री की कमी नहीं है। मेरे वे विचार आकस्मिक भी नहीं है, वे मेरा हिस्सा हैं और यद्यपि मैं भविष्य में उन्हें बदल सकता हूँ, लेकिन जब तक मैं उन्हें नहीं छोड़ता मुझे उनको अभिव्यक्त करना ही होगा, क्योंकि मैं व्यापक एकता को महत्वपूर्ण मानता हूँ। इसलिए मैंने कोमलतम शब्दों में उन्हें व्यक्त किया है। निश्चित निष्कर्ष की बजाय विचार विमर्श के लिए प्रस्ताव के रूप में ही ज़्यादा प्रस्तुत किया है। मुझे इस पद्धति में और कांग्रेस जो कुछ भी कर रही है उसके बीच कोई टकराव दिखाई नहीं देता। जहाँ तक चुनाव का संबंध है, मेरा मानना है कि मेरा रवैया इस दिशा में निश्चय ही एक लाभकारी साधन था, क्योंकि उससे जनता में उत्साह का संचार हुआ, परंतु मेरे कोमल और अस्पष्ट रवैये को मेरे सहयोगी खतरनाक और क्षतिकारक मानते हैं।
मुझे यहाँ तक कहा गया कि भारत में गरीबी और बेरोजगारी पर इस तरह बार बार जोर देना बेवकूफ़ी थी, या कम से कम यह गलत तो था ही। आपने मुझे बताया कि आप कोई वक्तव्य जारी करना चाहते हैं। मैं आपके वक्तव्य का स्वागत करूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि हर दृष्टिकोण देश के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रेम पूर्वक आपका जवाहरलाल। ये पत्र है, आगे देखिए आप। ये बापू का पत्र है। प्रिय जवाहरलाल, तुम्हारा पत्र मेरा हृदय छू गया। तुम्हें सबसे ज़्यादा ठेस महसूस हुई है। तथ्य यह है कि तुम्हारे साथियों के पास तुम्हारे जैसा साहस और बेबाकी नहीं है। इसके परिणाम विनाशकारी रहे हैं। मैंने उन्हें हमेशा समझाया है कि वे तुम्हें उन्मुक्त और निर्भय होकर बात करें, तुमसे उन्मुक्त और निर्भय होकर बात करें, परंतु क्योंकि उनके पास साहस नहीं है, इसलिए वे जब भी बोलते हैं उठपटांग ही बोलते हैं और उससे तुम चिढ़ जाते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे तुम्हें इसलिए डरा रहे हैं क्योंकि तुम उनसे चिढ़ जाते हो और उनके सामने धैर्य खो देते हो। वे तुम्हारी फटकार और साहबी अंदाज से आहत है, और सबसे बढ़कर वे तुम्हारे भीतर जो अचूकता और श्रेष्ठतर ज्ञान का भाव दिखाई देता उससे परेशान है। उन्हें लगता है कि तुमने उनके साथ न्यूनतम सौम्यता का व्यवहार भी नहीं किया है और कभी भी समाजवादियों के व्यंग बाणों या गलत निरूपण से उनका बचाव नहीं किया। मुझे यह पूरा प्रसंग एक त्रासद प्रश्न जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस पूरे मसले को हल्का होकर देखो। इन कांटों के ताज कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए तुम्हारा नाम मैंने ही प्रस्तावित किया था। भले ही सिर छिल जाए, उसे उतारना मत। कमेटी की बैठकों में अपना हास्य विनोद दोबारा दिखाओ, यह तुम्हारे लिए सबसे सामान्य भूमिका है। चिंतित चिड़चिड़े व्यक्ति का स्वभाव तुम पर नहीं जचता। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तार के माध्यम से बताओ कि यह पत्र पढ़ते ही तुम्हें वैसी ही खुशी मिली है जैसे लाहौर में नए साल के मौके पर तुम खुश हुए थे, जब कहते हैं कि तुम तिरंगे के चारों ओर घूम घूम कर नाचे थे। अपने कंठ को थोड़ा आराम दो। आप देखें इन पत्रों से इस बारे में क्या पता चलता है कि समय के साथ कांग्रेस के आदर्श किस तरह विकसित हो रहे थे। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में इन पत्रों से क्या पता चलता है। क्या ऐसे पत्रों से कांग्रेस की आंतरिक कार्यप्रणाली तथा राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में कोई विशेष दृष्टि प्राप्त होती है। चित्र को भी देखें आप। छवि गढ़ना आत्मकथाएं भी हमें उस अतीत का ब्यौरा देती है जो मानवीय विवरणों के हिसाब से काफ़ी समृद्ध होता है, परंतु यहाँ भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम आत्मकथाओं को किस तरह पढ़ते हैं और उनकी व्याख्या कैसे करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि वे आत्मकथाएं प्राय स्मृति के आधार पर लिखी गई होती हैं। उनमें हमें पता चलता है कि लिखने वाले को क्या याद रहा होगा, उन्हें कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण दिखाई दी या वह क्या याद रखना चाहता था, या वह औरों की नज़र में अपनी ज़िंदगी को किस तरह दर्शाना चाहता है। आत्मकथा लिखना अपनी तस्वीर गढ़ने का एक तरीका है। फलस्वरूप इन विवरणों को पढ़ते हुए हमें वह देखने का प्रयास करना चाहिए जो लेखक हमें नहीं दिखाना चाहता। हमें उन चुप्पियों के कारण समझना चाहिए, इच्छित या अनिश्चित विस्मृत के उन कृत्यों को समझना चाहिए। पुलिस की नज़र से औपनिवेशिक शासक ऐसे तत्वों पर हमेशा कड़े नज़र रखते थे जिन्हें वे अपने विरुद्ध मानते थे। इस लिहाज से सरकारी रिकॉर्ड्स भी हमारे अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उसमें पुलिसकर्मियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्र तथा रिपोर्टें गोपनीय होती थी, लेकिन अब ये दस्तावेज अब लेखागारों में उपलब्ध है जिन्हें कोई भी देख सकता है। आइए एक ऐसे स्रोत को देखें। 20वीं सदी के शुरुआती सालों से गृह विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली पाक्षिक रिपोर्ट, हर 15 दिन या हर पखवाड़े में तैयार होने वाली रिपोर्ट इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। ये रिपोर्ट स्थानीय इलाकों से पुलिस के मार्फत मिलने वाली सूचनाओं पर आधारित होती थी, लेकिन उनमें यह भी दिख जाता था कि आला अधिकारी क्या देखते थे या क्या मानना चाहते थे। राजद्रोह और विद्रोह की संभावना मानते हुए भी वे खुद को इस बात का आश्वासन देना चाहते थे कि इन आकांक्षाओं का कोई आधार नहीं है। यदि आप नमक सत्याग्रह के समय की पाक्षिक रिपोर्ट को देखें तो पाएंगे गृह विभाग यह मानने को तैयार नहीं था कि महात्मा गांधी की कार्रवाइयों के प्रति कोई व्यापक जन समर्थन पैदा हो रहा है। रिपोर्टों में इस यात्रा की एक नाटक, एक कर्तव्य, ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने के प्रति अनिच्छुक तथा शासन के अंतर्गत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को गोलबंद करने की एक हताश कोशिश के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। देखें यह चित्र देखें आप। क्या आपको इस तस्वीर
और पुलिस की पाक्षिक रिपोर्ट में दी गई जानकारी के बीच कोई अंतर्विरोध दिखाई देता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मुंबई में कांग्रेस के वॉलंटियरों की पुलिस से भिड़ंत। गृह विभाग की पाक्षिक रिपोर्ट। मार्च 1930 का पहला पखवाड़ा। गुजरात में आ रहे तेज राजनीतिक बदलावों पर यहाँ गहरी नज़र रखी जा रही है। इनसे प्रांतों की राजनीतिक परिस्थितियों पर किस हद तक और क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। रबी की फसल अच्छी हुई है, इसलिए फिलहाल किसान फसलों कटाई में व्यस्त है। विद्यार्थी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी में जुटे। मध्य प्रांत और विरार। श्री वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी पर कांग्रेसियों के अलावा और कहीं कोई खास उत्तेजना पैदा नहीं हुई, लेकिन नागपुर नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा गांधी जी की यात्रा शुरू होने पर उन्हें बधाई देने के लिए आयोजित सभा में 3000 से अधिक ज़्यादा लोग जुटे थे। बंगाल। गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत पिछले पखवाड़े की सबसे महत्वपूर्ण घटना रही। श्री जी.एम. सेनगुप्ता ने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया है। बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अखिल भारतीय अवज्ञा परिषद बनाई है। इन परिषदों के गठन के अलावा बंगाल में सविनय अवज्ञा के प्रश्न पर और कोई सक्रिय कदम अभी नहीं उठाया गया। जिलों से मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि जो बैठकें आयोजित की गई उनमें लोगों ने कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाया। आम जनता पर कोई गहरा असर नहीं छोड़ा है। गौरतलब बात यह है कि इन बैठकों में महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। यह रिपोर्ट है किसकी? गृह विभाग की पाक्षिक रिपोर्ट। गोपनीय। बिहार और उड़ीसा। कांग्रेस की गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट करने लायक कुछ खास नहीं है। चौकीदारी टैक्स का भुगतान न करने के बारे में एक अभियान की काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन अभी इस प्रयोग के लिए किसी इलाके का चुनाव नहीं किया गया। गांधी की गिरफ्तारी के बारे में खूब कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह भविष्यवाणी सच साबित न होने के कारण उनकी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। मद्रास। गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने से बाकी मुद्दे हाशिए पर चले गए। आम जनता उनकी यात्राओं को नाटकीय और उनके कार्यक्रम को अव्यवहारिक मानती है, परंतु क्योंकि हिंदू जनता उन्हें अगाध श्रद्धा की दृष्टि से देखती है, इसलिए गिरफ्तारी की संभावना, जिसके बारे में वे खुद बहुत उत्सुक हैं, और उसके राजनीतिक प्रभावों के बारे में काफ़ी गलतफहमियां फैली हुई हैं। 12 मार्च को सविनय अवज्ञा अभियान के उद्घाटन दिवस के रूप में मनाया गया। बम्बई में सुबह को राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी गई। बम्बई। केसरी प्रेस ने आक्रामक भाषा का प्रयोग किया है और हमेशा की तरह आग उगलने के अंदाज में लिखा है। अगर सरकार सत्याग्रह की ताकत परखना चाहती है तो उसे पता होना चाहिए कि सत्याग्रह की सक्रियता और निष्क्रियता दोनों ने सरकार को ही नुकसान पहुंचेगा। यह सरकार गांधी जी को गिरफ्तार करती है तो उससे राष्ट्र के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। यह सरकार ऐसा नहीं करती है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन फैलता जाएगा। इसलिए हमारा मानना है कि अगर सरकार श्री गांधी जी को दंडित करती है तो भी राष्ट्र की विजय होगी, और अगर सरकार उन्हें अपने रास्ते पर चलने देती है तो राष्ट्र की और भी बड़ी विजय होगी। दूसरी ओर विविध वृत्त नामक मध्यमार्गीय अखबार ने इस आंदोलन की व्यर्थता की ओर संकेत किया है और कहा है कि यह आंदोलन अपना घोषित उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाया है, लेकिन उसने सरकार को भी चेतावनी दी है कि दमन का रास्ता उसके उद्देश्य को कमजोर कर देगा। आगे भी है, आप देख सकते हैं। मार्च 1930 का दूसरा पखवाड़ा। बंगाल। सबका ध्यान समुद्र पर गांधी की यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए उनकी तैयारी पर केंद्रित है। चरमपंथी अखबार उनकी गतिविधियों और भाषणों के बारे में विस्तार से लिख रहे हैं और पूरे बंगाल में हो रही बैठकों तथा उनमें पारित होने वाले प्रस्तावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही। परंतु गांधी जिस सविनय अवज्ञा की वकालत कर रहे हैं उसके प्रति विशेष उत्साह नहीं दिखाई देता। सामान्य रूप से लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि गांधी के साथ क्या किया जाता है, और संभावना यही है कि अगर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई तो बंगाल में ज्वलनशील हालात में चिंगारी भड़क उठेगी, लेकिन फिलहाल ऐसी आग भड़कने की कोई गंभीर आसार दिखाई नहीं देते। मध्य प्रांत और विरार। 12 मार्च को गांधी की यात्रा शुरू होने के अवसर पर नागपुर में इन बैठकों में काफ़ी लोग उत्साहित हुए और ज़्यादातर स्कूल कॉलेज सूने दिखाई दिए। शराब की दुकानों को बहिष्कार तथा वन कानूनों का उल्लंघन हमले की सबसे संभावित कार्यदिशा दिखाई पड़ती है।
पंजाब, ऐसा लगता है कि झेलम जिले में नमक कानून तोड़ने के लिए संगठित प्रयास किए जाएंगे। मुल्तान में जलकर न चुकाने के आंदोलन को पुनर्जीवित किया जाएगा। संभवतः गुजरावाला में राष्ट्रीय झंडे के संबंध में कोई आंदोलन शुरू हो सकता है। संयुक्त प्रांत, पिछले पखवाड़े के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में निश्चित रूप से तेजी आई है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जनता की रुचि बनाए रखने के लिए उसे कुछ अनोखा काम करना चाहिए। श्री गांधी के आदेश पर वॉलंटियरों की भर्ती, गांव में प्रचार और नमक कानून के उल्लंघन की तैयारी जैसी गतिविधियां कई जिलों से आ रही हैं। अप्रैल 1930 का पहला पखवाड़ा, संयुक्त प्रांत। इस पखवाड़े में चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी हैं। राजनीतिक सभाओं, जुलूसों, वॉलंटियरों की भर्ती के अलावा आगरा, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, रायबरेली, फर्रुखाबाद, इटावा, बलिया और मैनपुरी में नमक कानून की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। चौकी रेलवे स्टेशन पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को 14 अप्रैल की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय यह यूथ लीग की बैठक में शामिल होने मध्य प्रांतों की ओर जा रहे थे। उन्हें रेलवे स्टेशन से फौरन नैनी सेंट्रल जेल ले जाया गया। वहां उन पर मुकदमा चला और उन्हें 6 माह के साधारण कारावास की सजा दी गई। बिहार और उड़ीसा, कुछ स्थानों पर गैरकानूनी नमक आंदोलन के अनोखे मगर छोटे प्रयास हो रहे हैं। मध्य प्रांत, जबलपुर में सेठ गोविंद दास ने रासायनिक नमक बनाने का प्रयास किया है, जिसकी लागत सामान्य नमक के बाजार के भाव से कई गुना ज़्यादा रही। मद्रास, जब पुलिस ने समुद्र के पानी को उबालकर बनाए गए नमक को जब्त करने का प्रयास किया तो विशाखापट्टनम में पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अन्य स्थानों पर अवैध नमक को जब्त करने का कोई खास विरोध नहीं किया गया। पंजाब, बंगाल, मुफस्सिल इलाकों में अवैध नमक निर्माण की कोशिशें की गई हैं। 24 परगना और मिदनापुर जिले इन गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहे। वास्तव में बहुत कम नमक बनाया गया और उनमें से भी ज़्यादातर जब्त कर लिया गया। उसको बनाने के लिए प्रयोग किए गए बर्तनों को नष्ट कर दिया गया। ये रिपोर्ट रही और आगे देखें आप। पाची की रिपोर्ट को ध्यान से पढ़िए। याद रखिए कि यह औपनिवेशिक गृह विभाग की गोपनीय रिपोर्टों में हमेशा केवल पुलिस की ओर से भेजी गई जानकारियों को हुई नहीं लिखा जाता था। स्रोत की पृष्ठभूमि से यह बात किस हद तक प्रभावित होती है, इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा जा रहा है, उपरोक्त अंश से उदाहरण लेते हुए अपने तर्क को स्पष्ट कीजिए। क्या आपको लगता है गृह विभाग महात्मा गांधी की संभावित गिरफ्तारी के बारे में लोगों की सोच को अपनी रिपोर्ट में सही ढंग से दर्ज नहीं कर रहा था? यदि आपका उत्तर हाँ, तो उसके समर्थन में कारण बताइए। 5 अप्रैल 1930 को दांडी में अपने भाषण में गांधी जी ने गिरफ्तारियों के सवाल पर जो कहा था उसे दोबारा पढ़ें। महात्मा गांधी को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? गृह विभाग लगातार यह क्यों कहता रहा कि दांडी यात्रा के प्रति लोगों में कोई उत्साह नहीं है? अखबारों से देखें आप। अंग्रेजी और विभिन्न भारतीय भाषाओं में छपने वाले समकालीन अखबार भी एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो महात्मा गांधी की गतिविधियों पर नजर रखते थे, उनके बारे में खबरें छापते थे। ये अखबार इस बात का भी संकेत देते हैं कि आम भारतीय उनके बारे में क्या सोचते थे, लेकिन अखबारी ब्यौरों को पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं माना जाना चाहिए। ये अखबार प्रकाशित करने वाले ऐसे लोग थे जिनकी अपनी राजनीतिक सोच और विश्व दृष्टिकोण था। उनके विचारों से यह तय होता था कि क्या प्रकाशित किया जाएगा, घटनाओं की रिपोर्टिंग किस तरह की जाएगी। इसलिए लंदन से निकलने वाले अखबार के विवरण भारतीय राष्ट्रवादी अखबार में छपने वाली रिपोर्टों जैसे नहीं हो सकते थे। हमें इन रिपोर्टों को देखना चाहिए, लेकिन उनके आधार पर नतीजे निकालते हुए खास अहतियात भी बरतनी चाहिए। इन अखबारों के हर वक्तव्य को यथार्थ घटनाक्रम का शब्दशः सच ब्यौरा नहीं माना जा सकता। अक्सर उनमें ऐसे अफसरों की आशंकाओं और बेचैनियों की झलक भी मिलती है जो किसी आंदोलन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे, उसके प्रसार के बारे में बेचैन थे। उन्हें समझ में नहीं आता था कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं, अथवा गिरफ्तारी का क्या परिणाम होगा। औपनिवेशिक सरकार जनता और उनकी गतिविधियों पर जितनी नज़र रखती थी, अपने शासन के आधार के बारे में उसकी चिंता उतनी ही बढ़ती जाती थी। आप देखें एक चित्र। इस तरह के चित्रों से यह प्रदर्शित होता है कि महात्मा गांधी के बारे में लोगों की समझ क्या थी। लोकप्रिय छापों में उन्हें कैसे व्यक्त किया जाता था।
राष्ट्रवाद के वृक्ष में महात्मा गांधी केंद्र में छाया के रूप में दिख रहे हैं। उनके चारों ओर अन्य नेताओं और मनीषियों के चित्र हैं, देख ले आप। यह चित्र है किस प्रकार से एक वृक्ष और उसके बाद काल रेखा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं 1915। 1917 चंपारण आंदोलन, 1918 खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन तथा अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन, 1919 रॉलेट सत्याग्रह मार्च अप्रैल, जालियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919, 1921 असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, 1928 बारदौली में किसान आंदोलन, 1929 लाहौर अधिवेशन। दिसंबर में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया जाता है। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू, दांडी यात्रा मार्च अप्रैल। 1931 गांधी इरविन समझौता मार्च, दूसरा गोलमेज सम्मेलन दिसंबर। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक सरकार के गठन का आश्वासन। 1939 कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू अगस्त। 1946 महात्मा गांधी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखली तथा अन्य हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हैं। कुछ प्रश्न हैं विशेषकर इससे जुड़े हुए। महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया? किसान महात्मा गांधी किस तरह देखते थे? नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था? राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों है? चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया? और इससे जुड़े हुए आप देखें जो प्रश्न हैं लघु निबंध जिन पर आप लिखेंगे। एक, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था? गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ता से कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला? निजी पत्रों और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है? ये स्रोत सरकारी ब्यूरो से किस तरह भिन्न है? मानचित्र, दांडी मार्च के मार्ग का पता लगाइए। गुजरात के नक्शे पर इस यात्रा के मार्ग को चिन्हित कीजिए। उस पर पड़ने वाले मुख्य शहरों और गांवों को चिन्हित कीजिए। परियोजना कार्य, दो राष्ट्रवादी नेताओं की आत्मकथाएं पढ़िए। देखिए कि इन दोनों में लेखकों ने अपने जीवन और समय को किस तरह अलग अलग प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय आंदोलन की किस तरह व्याख्या की है? उनके विचारों में क्या भिन्नता है? अपने अध्ययन के आधार पर एक रिपोर्ट लिखिए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान घटी कोई एक घटना चुनिए। इसके विषय में तत्कालीन नेताओं द्वारा लिखे गए पत्रों और भाषणों को खोज कर पढ़िए। उनमें से कुछ अब प्रकाशित हो चुके हैं। आप जिन नेताओं को चुनते हैं उनमें से कुछ आपके इलाके के भी हो सकते हैं। उच्च स्तर पर राष्ट्रीय नेतृत्व की गतिविधियों को स्थानीय नेता किस तरह देखते थे, इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। अपने अध्ययन के आधार पर आंदोलन के बारे में लिखिए। और आप ये देखें, ये कुछ पुस्तकें जो आपको इस विषय के संदर्भ में और विस्तार से जानकारी देंगी, जिनका आप अध्ययन कर सकते हैं। क्रमशः आप देखें। और यह देखें आप, कलेक्टेड वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी के लिए आप इस वेबसाइट पर गांधी सर्वल.org इस पर आप जाकर के और विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ आपके सामने एक बार और काल रेखा का चित्र दिखा देते हैं क्रमशः। और इसी के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है।